नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। इसके पहले कि प्रोग्राम शुरू करूं, आपको याद दिलाना चाहती हूं कि गूगल प्ले स्टोर से अगर आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। देश की 16वीं जनगणना का काम कुछ ही महीनों में शुरू हो जाएगा और इस बार की जो थीम है वो है जन भागीदारी से जन कल्याण। जी हाँ, और ऐसे में जो बड़े सवाल इस समय खड़े हो रहे हैं वो ये है कि क्या ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ी जातियों के सभी समुदायों के बारे में क्या बीजेपी गंभीरता से सोच रही है या फिर ओबीसी की राजनीति बीजेपी सिर्फ चुनाव के लिए ही करती है। लेकिन अगर बीजेपी की राजनीति की आप बात करें तो 2014 का जो लोकसभा का चुनाव था और जो 2019 का चुनाव था, इन दोनों लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि बीजेपी ने जिस तरीके की सोशल इंजीनियरिंग की थी उसकी वजह से जो जाति केंद्रित पार्टीज हैं जैसे समाजवादी पार्टी, बीएसपी, आरजेडी, उनका भविष्य बिल्कुल खत्म होता हुआ दिख रहा था। क्योंकि बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी ने ऐसी छोटी पार्टियों के साथ हाथ मिलाया जिनका रिप्रेजेंटेशन नॉन डोमिनेंट ओबीसी वोट्स के लिए रहता था। मिसाल के तौर पर आपको एग्जांपल्स बताती हूं, जैसे कि ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव समाज पार्टी के साथ बीजेपी ने गठबंधन किया, अनुप्रिया पटेल का अपना दल उसके साथ गठबंधन किया, उसी तरीके से उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। तो इसी तरीके की छोटी छोटी पार्टियों के साथ बीजेपी ने गठबंधन किया और इसी तरीके का एक्सपेरिमेंट हमने हरियाणा में देखा, महाराष्ट्र में देखा और अमूमन जितने भी राज्यों के चुनाव हुए हैं इसी तरीके की सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी करती है। और उसकी जो उद्देश्य है वो ये है कि जो डोमिनेंट ओबीसी वोट्स हैं जैसे यादव हैं, वो ज्यादातर बिहार में आपने देखा है कि वो आरजेडी को वोट देते हैं। समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो यूपी में यादव उनको वोट देते हैं। तो ये जो डोमिनेंट ओबीसी वोट्स है इनको काउंटर करने के लिए बीजेपी ने इस तरीके की छोटी छोटी नॉन डोमिनेंट ओबीसी वोटरों के साथ हाथ मिलाया और उनकी पार्टी को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया। अब आपको ये भी बता दें कि बीजेपी को इसके फल भी मिले। बीजेपी ने चुनाव जीता, लोकसभा चुनाव जो 2014 का था, 2019 का था और कई राज्यों में भी बीजेपी ने चुनाव जीता इसी एक्सपेरिमेंट के साथ। और आपको बता दें कि 2017 में बीजेपी ने जस्टिस रोहिणी कमीशन बनाया था जिसका ये उद्देश्य था, जिसे ये मैंडेट मिला था कि वो ओबीसीज का सब कैटेगराइजेशन करेंगी। उसकी रिपोर्ट जो आएगी वो सब कैटेगराइज करेगी ओबीसी को, ताकि जो ओबीसी के जो बाकी समुदाय हैं उनको नौकरियों में और जो शैक्षिक संस्थान है वहां पर उनको आरक्षण मिले और उनको भी उसका पूरा सामाजिक फायदा मिले। और जस्टिस रोहिणी कमीशन को 12 हफ्तों में ये रिपोर्ट देनी थी जब 2017 में ये कमीशन बना, लेकिन आज 3.5 साल से ज्यादा का वक्त हो चला है लेकिन जस्टिस रोहिणी कमीशन की ये रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि कुछ महीनों में जस्टिस रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट आ जाए। अभी हाल में जो मौजूदा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट के जो चेयरमैन हैं उनकी तरफ से उड़ती उड़ती ये खबर आई थी कि हो सकता है कि ओबीसीज को 4 हिस्सों में सब कैटेगराइज किया जाए। तो ऐसे सब कैटेगराइजेशन का क्या मतलब है, अब आपको बता दें कि जो जस्टिस ईश्वरैया हैं जो पूर्व एनसीबीसी के चेयरमैन रह चुके हैं, पूर्व आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, उन्होंने कुछ सवाल खड़े किए हैं। नहीं, देखिए, हमारी जो पार्टी है वो तो सोशल जस्टिस के मूवमेंट से निकली हुई पार्टी है। अंबेडकर हैं, कर्पूरी ठाकुर हैं, डॉक्टर लोहिया हैं और अब नीतीश कुमार हैं, सब सोशल जस्टिस के कॉज को लड़ते रहे हैं। और सबसे पहले जो रिजर्वेशन है वो 1978 में कर्पूरी ठाकुर जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने किया था। उसके बाद जो है उसको लेके काफी बवाल हुआ और उनको अपना पद भी छोड़ना पड़ा। उसके बाद उसी फॉर्मूले को लागू किया नीतीश कुमार ने बिहार के अंदर, और वो है कोटा विद इन कोटा। जो 27% का आरक्षण मिला है पिछड़ी जातियों को मंडल कमीशन के जरिए जनता दल की सरकार वीपी सिंह के दौरान,
अब ऐसा महसूस किया गया है कि वो कोटा सब सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी या जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। लिहाजा इसको सब कैटेगरी इसका बनना चाहिए। बिहार में हमने सब कैटेगरी बनाया है, एक ओबीसी है, एक ईबीसी है, जो बहुत पिछड़े हैं, अति पिछड़े, और ऐसे हमने दलितों में बनाया, दलित हैं और महादलित हैं, और उनके सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए हम बिहार में करते रहते हैं। इसी तरह से 2011 में पार्लियामेंट में खूब हंगामा हुआ जब जनगणना हो रही थी, तो सब पार्टियों के नेताओं ने कहा था, तो बीजेपी भी हमारे साथ थी, कि जाति के आधार पे होना चाहिए ताकि पता लगे कि जो वीकर सेक्शन की कास्ट हैं उनका एम्पावरमेंट ठीक हुआ कि नहीं हुआ है, उनके पास जो पैसा जाना चाहिए था, योजनाओं में जो होना चाहिए था, वो ठीक से हुआ कि नहीं हुआ है। तो फिर 2017 में ये जस्टिस जी रोहनी, हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस थी, इनके नेतृत्व में ये कमेटी बनी जी रोहनी की। लेकिन अफसोस ये है कि 5 साल से लगातार लटकता है और इसका टर्म बढ़ता रहता है। इसलिए अब हमने मांग की है सरकार से, अपनी पार्टी की तरफ से, कि इसका और ना बढ़ाया जाए, और जो कोटा विद इन कोटा है उसको क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उसको ठीक से कैटेगराइज किया जाए। पहले जातिगत गणना भी होनी चाहिए। अगर जनगणना के आधार पर करेंगे सब कैटेगराइजेशन तो ठीक होगा। मान लिया उनकी, अब ये भी एप्रीहेंशन है, मैंने लिखा है एक आर्टिकल में, कि अब से 1931 में जो वीकर सेक्शंस थे, जो दलित थे, जो अति पिछड़े थे, वो अपनी बेचारे जातियां पहचानने के लिए छिपाते थे, क्योंकि छोटी जाति में पैदा होने से अपमान होता है, तो उन्होंने अपने आप को बड़ी जाति में लिख दिया था अपनी वजह से। अब जब जातिगत जनगणना होगी तो ये पता लगेगा कि कौन कौन वीकर सेक्शन की सोसाइटी किस किस में कहाँ का कितना परसेंट। देखिए, जाति तो हकीकत है, एक जाति के मैं कोई बहुत बिटर नहीं होना चाहता, लेकिन कुछ जातियों के पास सारे संसाधन है, कुछ जातियों की एजुकेशन में मोनोपोली है, कुछ खास जातियों की जो है गवर्नमेंट सर्विसेज में मोनोपोली है। तो जात के आधार पर जब आपने ये सब किए हैं तो जातिगत जनगणना कराने में क्या दिक्कत है आपको? वो 60% के आसपास जो आबादी है वो अभी उसको कोई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। लोकतंत्र किस चीज का नाम है? साझेदारी किस चीज का नाम है? इक्वलिटी किस चीज का नाम है? तो अगर संविधान इन सब चीजों की इजाजत देता है कि सबका सरकार पर, शिक्षा में, सब चीजों पे सबका बराबर हक है, तो एक सेक्शन का क्यों नहीं हक है? इसलिए ये विल पावर जो है ये नेशन की है, किसी पार्टी का एजेंडा नहीं होना चाहिए, मुझको नहीं लगता है। और पॉलिटिकल जो विल पावर है वो सबको मजबूत बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर कोई भी आप एजेंडा चलाओगे तो इस 60% जनता को इग्नोर करके आप कोई एजेंडा चला भी नहीं सकते हो जिसमें इसकी 60% की हिस्सेदारी ना हो। इलेक्ट्रेट सबसे बड़ा ये है, पहले ये बसपा में था, सपा में था, इधर उधर था, अब तो टोटली एनडीए के साथ है। इसलिए इस बड़े सेक्शन को आप कैसे इग्नोर कर सकते हो, जबकि संविधान भी कहता है, जबकि डेमोक्रेटिक वैल्यूज भी कहती हैं। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले जनगणना होनी चाहिए, और 2011 में कुछ डाटा कलेक्ट जरूर किया गया था ओबीसी के, लेकिन वो पूर्ण डाटा नहीं था। तो 2021 इस वर्ष सेंसस होना है। इस सेंसस के बाद अगर कोई ऐसी जरूरत पड़ती है तो किया जाए, लेकिन ये मांग बहुत दिनों से है कि 1931 का जो सेंसस का आधार है उसी आधार पर अभी तक आकलन करते आ रहे हैं कि कौन सी जातियां कितनी हैं। और कहीं पर तो यह कहा जाता है कि 52% है, एनएसएसओ का जो डाटा है कहता है 44-45% है। तो क्या सरकार डरती क्यों है? भय क्यों किस बात का है कि 2011 का जो डाटा निकला हुआ है तो उसको आउट कर दे, और नहीं, और कॉम्प्रहेंसिव जो सर्वे या सेंसस इस 2021 में, उसके बाद फैसला लिया जाना चाहिए। एक बात। दूसरी बात है कि सरकार को इस चीज के ऊपर जल्दी करनी चाहिए, कम से कम इनका आरक्षण तो लागू कर दे पूरा 27% का।
अभी लेटरल एंट्री में के द्वारा 30 IAS रखे जाने हैं जिसमें SC ST OBC नहीं होंगे। पिछले वर्ष 9 थे, नहीं हुए। तो बैकवर्ड की तमाम सारी सीटें जो खा जाते हैं जनरल कैटेगरी के लोग, उसके ऊपर रोकथाम लगना चाहिए। और जो 27% का कोटा है उनका जहां पर 60 साल है वहां स्पेशल ड्राइव करके उसको फिलअप करें। उसके बाद में सर्वे करें क्या निकल करके आता है, क्या उपाय करने की आवश्यकता है। ये तो राजनीतिक है कि बांट दो, ABCD बना दो और ताकि आपस में लड़े और इधर आरक्षण खत्म कर दे। आज जब मोदी जी कहते हैं कि सरकार का काम व्यापार करना नहीं है, तो आरक्षण का मतलब आरक्षण का विरोध करते हैं। आरक्षण को खत्म करने का ही ये मोदी जी का ये विचार है कि आरक्षण को हम खत्म करना चाहते हैं। नहीं, बात मंशा सरकार की बहुत खराब है। आज ही प्रधानमंत्री जी कल ही कहा था कि सरकार का काम बिजनेस करना नहीं। तो जो रेलवे को, टूरिज्म को, हर सेक्टर को तो बिजनेस में डाल देंगे और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सारे लोगों को बिजनेस का करके, चाहे वो पोर्ट हो या सिविल एविएशन हो या इंश्योरेंस हो या बैंक हो, तो प्रधानमंत्री चारों तरफ से हमला करके इसको खत्म करना चाहते हैं। सबसे पहले बचाने के लिए बैकवर्ड को एक होना चाहिए। तो जस्टिस ईश्वरैया ने ये कहा है कि इस OBC कैटेगराइजेशन का कोई मतलब नहीं है अगर सरकार जातिगत मतगणना नहीं कराती। जी हाँ, जातिगत मतगणना को लेकर काफी कोनों से इस समय आवाज उठ रही है और प्रबलता से उठ रही है। यहां तक कि बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं जैसे JDU, उन्होंने भी इस बात की डिमांड की है और कहा है कि ये जातिगत मतगणना इस समय के युग की सबसे बड़ी जरूरत है। लेकिन आयरनी सबसे बड़ी ये है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो UPA के राज में रही हो, चाहे BJP के राज में, जाति की राजनीति सब खेलते हैं, लेकिन जातिगत मतगणना कोई नहीं कराना चाहता। तो ऐसे में जस्टिस ईश्वरैया का ये कहना था कि ऐसे सब कैटेगराइजेशन का कोई मतलब नहीं है और अगर जस्टिस रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट आती भी है तो वो निराधार होगी और अनसाइंटिफिक होगी, इलीगल होगी। और उन्होंने ये सारी बातें अपने इस वक्तव्य में कही है। इसके अलावा जस्टिस ईश्वरैया ने यह भी कहा है कि OBCs को पूर्ण न्याय दिलाने की बीजेपी बात करती है, लेकिन वो पूर्ण न्याय उनको तब तक नहीं मिलेगा जब तक जातिगत मतगणना नहीं हो जाती। अब आपको बता दें कि इस समय जो 16वीं जनगणना का काम शुरू हो रहा है, तो अलग अलग लोग ये कह रहे हैं कि अब जातिगत मतगणना भी इसी के साथ हो जानी चाहिए। जस्टिस ईश्वरैया ने तो ये भी कहा कि अगर हम फ्रेश सेंसस नहीं कराना चाहते तो 2011 में जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था, कम से कम सरकार उसको ही पब्लिश कर दे। लेकिन सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है? ऐसा लगता है कि बीजेपी इस सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस को पब्लिश कराने में अपने पैर रेंग रही है और जहां तक जातिगत मतगणना का सवाल है वो भी बीजेपी नहीं कराना चाहती। इसकी मुख्य वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जो OBC मतदाता है, OBC मतदाता की पार्टी बनना चाहती है। आप पिछले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का OBCाइजेशन बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है और नरेंद्र मोदी की पूरी कोशिश रहती है कि वो एक राष्ट्रीय मंच से खड़े होकर पिछड़े वर्ग को पूरी तरीके से संबोधित कर सकें और पिछड़े वर्ग के एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर सकें। ऐसा तभी हो सकता है जबकि जो आगे बढ़ी हुई पिछड़ी जातियां हैं या जिनको आरक्षण का लाभ मिला है, राजनीति पर से उनकी पकड़ पूरी तरीके से तोड़ दी जाए और आरक्षण के ऊपर जो उनकी ग्रिप है, उनकी जकड़ है, उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए। और जो रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट है वो इसमें भारतीय जनता पार्टी और सरकार की पूरी तरीके से मदद करेगी। इसलिए वो तमाम पार्टियां जो कि सरकार के साथ हैं वो खास तौर से ये मांग उठा रही हैं कि ये सब किया जाए। इसके पीछे कई धारणाएं हैं, एक बहुत लंबा विमर्श है इसके पीछे कि जातिगत मतगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो इसके ऊपर लंबी चर्चा की जा सकती है। लेकिन आमतौर पर सरकारों की कोशिश ये होती है कि वो जातिगत मतगणना न करे, हालांकि सब कुछ होता जातियों के हिसाब से ही है। लेकिन कोई भी सरकार, इससे पहले की सरकार जो थी वो भी जातिगत मतगणना नहीं कराना चाहती थी, वो भी जातियों के आधार पर चुनाव लड़ती थी। ये सरकार भी जातिगत मतगणना नहीं कराना चाहती है लेकिन जातियों के आधार पर चुनाव लड़ना चाहती है। तो जब OBC
ओबीसी के बारे में जब ये होगा तो कम से कम ओबीसी की अलग से मतगणना शुरू हो जाएगी। अगर रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को लागू करना होगा तो ओबीसी को दर्ज करना होगा उसके अंदर, लेकिन फिर जो ऊंची जातियों है उनकी गणना नहीं होगी। देखिए जो जनगणना है, जनगणना की राजनीति अलग तरह की होती है। जनगणना होते ही समाज में लोगों की पहचानों में, समुदायों की पहचानों में, मांग करने के पैटर्न में, सभी चीजों में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसकी आप पहले से कोई उम्मीद नहीं कर सकती। जब हिंदुस्तान में जनगणना नहीं होती थी तो एक हिस्से में बैठे हुए व्यक्ति को नहीं पता होता था कि देश के दूसरे हिस्से में उसी की जात का भी एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो उन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं था। जनगणना होते ही दोनों के बीच में एक संबंध बन जाता है और एक समुदाय की रचना होनी शुरू हो जाती है, एक कम्युनिटी फॉर्म होनी शुरू हो जाती है। तो कोई भी जनगणना होगी, जनगणना के पैटर्न में जब परिवर्तन किया जाएगा तो उससे राजनीति के ऊपर क्या असर पड़ेगा, समाज की संरचना के ऊपर क्या असर पड़ेगा, लोकतंत्र में मांग करने, आंदोलन करने और अपनी अपनी पहचान, इसको अस्मिता कहते हैं, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इसका पहले से कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। इसीलिए सारी सरकारें इससे करने से परहेज करती हैं। वर्ष 2021 में जो हमारे देश की 16वीं जनगणना होनी है उसमें जातियों के आंकड़ों को शामिल किया जाना चाहिए। यदि हमारे देश की बहुत सारी नीतियां जातियों को केंद्रित करके बनाई जाती है तो ऐसे में यह आवश्यक है कि हमारे पास जातियों से जुड़े हुए स्पष्ट आंकड़े होने चाहिए। ज्ञातव्य हो कि अंतिम बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी और हमारी तमाम जाति केंद्रित नीतियां उन्हीं आंकड़ों के आधार पर बनती हैं। तो वो दोनों ही वर्ग जो जाति आधारित नीतियों को, आरक्षण को समर्थन देते हैं या वो उसका विरोध करते हैं, उनके लिए जाति आधारित जनगणना जरूरी है। यदि हमें जाति पर आधारित नीतियों को रखना है तो हम समझें कि उसमें हमें और क्या करना चाहिए। क्या जो जातियों के अंदर क्रीमी लेयर है उसके कंसेप्ट को लाने का यह सही समय है? क्या जिन परिवारों को जातियों के आधार पर आरक्षण या अन्य प्रकार की नीतियों का मदद मिला है उसके अगले 1-2 जनरेशन में उसको रोका जाना चाहिए? और वैसे लोग जो जाति आधारित व्यवस्था को नहीं मान करके बार बार कहते हैं कि नहीं ये सारी व्यवस्थाएं, आरक्षण और अन्य तरह की नीतियों को आर्थिक आधार पर लाना चाहिए, तो उनके लिए भी जाति आधारित जनगणना जरूरी है कि क्या हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि अब हमें जातियों के स्वरूप से बाहर निकल करके आर्थिक आधार पर या अन्य जो भी वैश्विक मानक स्तर हैं उस आधार पर अपनी नीतियों को तय करनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि चाहे आप इस एंगल से सोचें या उस एंगल से, लेकिन हमारे देश की यह जो 16वीं जनगणना है उसमें जाति के आंकड़े को तो जरूर शामिल करनी चाहिए। तो ऐसे में क्या बड़े सवाल खड़े होते हैं? ऐसे में कुछ बड़े सवाल हमारे सामने जो इस समय खड़े हो रहे हैं वो ये है कि जिस बीजेपी को हम अपर कास्ट यानी कि सवर्णों की पार्टी कहते थे, उसने 2014 और 2019 का चुनाव एक सोशल इंजीनियरिंग के बल पर जीता, जिसमें कि छोटी पार्टियों के साथ हाथ मिलाकर एक स्ट्रेंज सी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को विकास की धारा से जोड़ा और चुनाव जीत लिया। लेकिन वही बीजेपी अब जातिगत मतगणना कराने से पीछे क्यों हट रही है? और जो सबसे बड़ा सवाल है कि बीजेपी को क्या डर है कि अगर इस समय वो जातिगत मतगणना कराती है और या तो अगर जातिगत मतगणना का पिटारा वो खोलती है तो उसकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। और मुश्किलें बढ़ने की बात मैं इस समय इसलिए कह रही हूं क्योंकि मोदी सरकार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक वर्चस्व को अभी तक कोई भी चुनौती नहीं दे पाया था। अभी हाल में हमने देखा कि जिस तरीके से किसानों ने आंदोलन खड़ा किया है तो उन्होंने मोदी सरकार की असली मायने में घेराबंदी शुरू कर दी है। तो सवाल यह है कि जातिगत सेंसस अगर यानी कि जातिगत मतगणना अगर मोदी सरकार कराती है तो हो सकता है कि उसके लिए और मुसीबतें बढ़ जाएं, क्योंकि अगर जातिगत मतगणना होगी तो जाहिर सी बात है कि जो नॉन डोमिनेंट ओबीसी समुदाय है
उसके बीच में और जो डोमिनेंट ओबीसी समुदाय है उसके बीच की जो खाई है वो ज्यादा गहरा सकती है। उसकी वजह से सामाजिक उथल पुथल हो सकती है। हमें मंडल कमीशन ने जब ये रिपोर्ट्स, मंडल कमीशन की जब रिपोर्ट इम्प्लीमेंट हुई थी तो हमने देखा था कि किस तरीके का एक केओस खड़ा किया था अपर कास्ट के लोगों ने, जिसके बाद जो ओबीसी का रिजर्वेशन था वो जाकर कुल मिलाकर 27% पर सिमट गया। और लोग आज तक ये बात बोल रहे हैं कि मंडल कमीशन को पूर्णतः रूप से अभी तक लागू नहीं किया गया है। तो ऐसे में जो बड़े सवाल इस समय खड़े हो रहे हैं कि क्या बीजेपी ओबीसी की राजनीति सिर्फ चुनाव के लिए करती है, लेकिन जब उसी ओबीसी को सामाजिक न्याय दिलाने की बात आती है तो बीजेपी अपने पैर रेंगने लगती है। बीजेपी यही कहती है कि भाई हम अभी सामाजिक जो जातिगत मतगणना है वो हम नहीं करा सकते हैं। तो बहुत एनकरेजिंग रिस्पॉन्स इस समय बीजेपी से नहीं मिल रहा है जहां तक जातिगत मतगणना का सवाल है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि ओबीसी की राजनीति क्या बीजेपी दो चेहरों के साथ खेलती है। इस पर गौर करिएगा और आपके फीडबैक का भी मुझे इंतजार रहेगा। और चलते चलते आपको याद दिलाना चाहती हूं कि गूगल प्ले स्टोर से अगर आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।